हेलो एवरीवन, आज मैं बात करने वाला हूं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में। इस चैनल पे पहले भी मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अनियमितताओं के ऊपर वीडियोस बनाया है। कभी किसी प्लांट में ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से मज़दूरों की मृत्यु हो जाती है, तो कभी तमिलनाडु के श्रेसन नाम की किसी कंपनी में मिलावट की वजह से 21 छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाल में जो घटनाएं हुई, जो शुरुआत छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था और राजस्थान और गुजरात के बच्चों को भी अपना शिकार बना लेता है। उस कंपनी का नाम था श्रेसन फार्मास्यूटिकल्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एडवाइजरी जारी करते हुए 3 ऐसी कंपनीज़ को बैन किया है जिनका नाम है श्रेसन फार्मास्यूटिकल्स, रेडनिक्स फार्मास्यूटिकल्स और शेप फार्मा। इन 3 कंपनीज़ के द्वारा कफ सिरप्स बनाए जाते थे जिनका नाम है कोल्ड्रिफ, रेस्पी फ्रेश टीआर एंड रीलाइफ। ये 3 फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ 3 कफ सिरप्स बनाती हैं और इन तीनों में एक कॉमन कंपाउंड पाया गया, डाई इथाइलिन ग्लाइकोल। ये कंपाउंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है और ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बिल्कुल यूज़ नहीं होता है। ये एक ग्लिसरीन टाइप का प्रोडक्ट होता है जो रेसिन्स या फिर पेंट या डाइज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है या मशीन क्लीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कैसे पहुंचा? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो कंपाउंड इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है प्रोपाइलीन ग्लाइकोल और जो पाया गया वो डाई इथाइलिन ग्लाइकोल था। डाई इथाइलिन ग्लाइकोल सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का होता है और इसलिए कॉस्ट कटिंग के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ कंपनीज़ इसका इस्तेमाल करती हैं। कुछ पैसों को बचाने के लिए किसी की जान से खिलवाड़ करती हैं। इंडिया जेनेरिक मेडिसिन में अगर देखें तो वर्ल्ड में वॉल्यूम के आधार पर अगर हम देखेंगे तो 3rd नंबर पे आता है और अगर वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड मार्केट में 3.5% का शेयर इंडिया का है, इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। यूनाइटेड स्टेट्स में अगर देखें तो 40% जेनेरिक मेडिसिन इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं और अगर यूनाइटेड किंगडम में देखे जाएं तो 25% जेनेरिक मेडिसिन इंडिया प्रोवाइड करता है। तो इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा एक्सपेंशन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। इस रेप्यूटेशन को ख़राब करने के लिए इस तरह के हादसे काफ़ी हैं और ये हादसा पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी 2006 में पनामा में 60 बच्चों की मृत्यु हुई थी, 100 बच्चों की मृत्यु हुई थी 2006 में। गैम्बिया साउथ अफ्रीका में 70 बच्चों की मृत्यु हुई थी 2022 में और उज़्बेकिस्तान में 2023 में 60 बच्चों की मृत्यु हुई थी। जो गैम्बिया में हुआ था उसके बाद ये सवाल भी उठाए गए, जो लीगली भेजे गए थे दवाइयाँ, जो बैचेस भेजे गए थे उनमें कोई ऐसा कंपाउंड नहीं पाया गया था, DEG यानी डाई इथाइलिन ग्लाइकोल नहीं मिला था, लेकिन वहाँ जो पहुँचा हुआ था उसमें था। तो सवाल ये भी उठता है कि जो इल्लीगल ट्रेड होता है दवाइयों का उसको कैसे कंट्रोल किया जाए और अथॉरिटीज़ जैसे FDCA या फिर CDSCO, इन अथॉरिटीज़ को बहुत चौकन्ना होना होगा और समय समय पर जो बैचेस मार्केट में भेजे जाते हैं उनका टेस्ट करना होगा, तभी ऐसे हादसों को रोका जा सकता है। सवाल सिर्फ सरकार और व्यवस्था पे नहीं है, सवाल हमारे आदतों पे भी है। हमारी तबीयत थोड़ी सी भी बिगड़ती है तो हम अंग्रेज़ी दवाइयों की तरफ जाते हैं। क्या 2 साल से छोटे बच्चों को, जो WHO ने कहा कि 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप नहीं देना है, तो हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं? इसको अपने जीवन में क्यों नहीं ला सकते हैं? हैबिट्स को क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं? हमारे घर में आयुर्वेदिक नुस्खे काफ़ी सारे हैं, आप स्टीम ले सकते हैं। इन चीज़ों से भी तबीयत को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जल्दी ठीक होने का, जो बीमारी से निकलने का शॉर्टकट है, वो कभी कभी जानलेवा भी साबित हो जाता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे इस चैनल पे। अभी बिहार में जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं उसको शुरू करते हुए मैंने कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर वीडियो बनाया था। आगे आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स होंगे उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाता रहूँगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।